अध्यक्ष पूनम जी मालपानी एवं निवृत्तमान अध्यक्ष सीमा जी माहेश्वरी को सतीश जी मंत्री साहब को मंच पर लेकर आए। आमंत्रित करती हूँ प्रीति जी दूध की मंच पर। स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ पूनम जी मालपानी, संस्था अध्यक्ष पूनम जी मालपानी। जय उमा महेश। आदरणीय मुख्य वक्ता श्री सतीश जी मंत्री व साथी श्रीमती प्रीति जी, मंचासीन प्रबुद्धजन जो कि अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, श्री अन्नपूर्णा क्षेत्र माहेश्वरी महिला मंडल की सभी बहनें व उपस्थित सम्माननीय सज्जन, आप सभी का आज महेश नवमी के उपलक्ष्य में स्वर्णिम आरोग्य समिति के अंतर्गत आयोजित इस विशेष व प्रेरणादायक कार्यक्रम जीवन जीने की कला में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। इस वर्ष महेश नवमी के पावन अवसर पर आयोजित तीनों स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम, पहला योग जागरूकता शिविर, फिजियोथेरेपी कैंप जो कि हम 22 जून को लेने जा रहे हैं, व आज इस विशेष परिचर्चा का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्रदान करना नहीं है, बल्कि एक संतुलित, सुखी व स्वस्थ जीवन जीने की कला को समझना ही है। आज की भागदौड़ भरी जीवन में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। हमें अत्यंत प्रसन्नता कर्तव्य ध्वनि से हमारे वक्ता का स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद मनीष भैया एवं आशा भैया। आमंत्रित करती हूँ प्रीति जी दूध के स्वागत हेतु। प्रीति जी दूध के स्वागत के लिए हमारी अन्नपूर्णा क्षेत्र चैरिटेबल ट्रस्ट सचिव श्रीमती रमा जी साबू और आज के कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर नम्रता पंत एवं श्रीमती प्रगति तोतला को। कर्तन ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं। उपस्थित सभी का स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच हाल ही में डॉक्टर दीपा जी सोमानी जो कि देवी अहिल्या अलंकरण सम्मान हेतु चयनित होने पर डॉक्टर दीपा महेश सोमानी को संस्था की ओर से हार्दिक बधाई। सेवा और उत्कृष्ट कार्य समाज के लिए प्रेरणादायी है। कल आपका सम्मान होने जा रहा है। हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष पुष्प जी माहेश्वरी पधारे हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। विषय को सुनने के लिए हम सब आतुर हैं, तो मैं अब मंच सौंपती हूँ हमारे भाई साहब आदरणीय श्री सतीश जी मंत्री का परिचय देने का। श्री सतीश जी मंत्री एक सफल व्यवसायी है, लेकिन निरंतर अध्ययन एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति के चलते उन्होंने लाइफस्टाइल विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत है। चूंकि आपको ये विशेष ज्ञान आपके पिता द्वारा विरासत में मिला है और आपने हर दिन के साथ इसमें निरंतर वृद्धि करी है, जिससे अभी तक आप सैकड़ों मरीजों को हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर एवं कई असाध्य बीमारियों से निजात दिला चुके हैं। आप यह सभी सेवाएं निःशुल्क देते हैं, जो बहुत बड़ी बात है, और आपके जीवन का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति का बेहतरीन स्वास्थ्य है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपकी जीवन संगिनी श्रीमती कृष्णलता जी मंत्री और आपके 2 बच्चे प्रीति और अंशुल है। आप स्वभाव से बेहद सहज,
सरल एवं सामाजिक एवं पारिवारिक व्यक्ति है और माहेश्वरी समाज के विभिन्न ट्रस्ट एवं संस्थाओं के ट्रस्टी हैं, जिनमें से मुख्य है जन कल्याण ट्रस्ट इंदौर के अनुवांशिक ट्रस्टी, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर घाटा बिल्लौर के चेयरमैन, पूर्व अध्यक्ष पाइप्स एंड सैनिटरी व्यापारी एसोसिएशन इंदौर, सदस्य अन्नपूर्णा क्षेत्र माहेश्वरी समाज इंदौर। वर्तमान में आप जीवन शैली विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कई असाध्य बीमारियां, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, मोटापा, कैंसर, डायबिटीज आदि कई तरह के रोगों का सफल इलाज कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। चर्चा पे है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल होती क्या चीज है? देखिए, लाइफस्टाइल का कहीं भी अभी तक उल्लेख मेरे को पढ़ने में नहीं आया। लाइफस्टाइल बोला क्या? लाइफस्टाइल किसी डॉक्टर लोग बोलते हैं कि लाइफस्टाइल डिसीज है, ये लाइफस्टाइल डिसीज है, लाइफस्टाइल डिसीज। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ये भी बोलते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल क्या बना है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करना है, लगभग 10 वर्ष पूर्व मुझे समझना है। लेकिन लाइफस्टाइल का मतलब ये है, आप लोग इसको गौर से समझ लीजिए। हमारा शरीर जो बनाया है, किसने बनाया? ऊपर वाले। ऊपर वाले ने हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से 84,000 योनियां बनाई, मतलब 84,000 प्रकार के जानवर बनाए। उसमें इंसान भी एक है। आपने कभी जंगली जानवरों को डॉक्टर के यहाँ जाते हुए देखा? नहीं जाते। सिर्फ पालतू जानवरों के लिए डॉक्टर होते हैं या इंसानों के लिए डॉक्टर होते हैं? क्यों होते हैं? हम प्राकृतिक जीवन नहीं जीते हैं। जिस हिसाब से हमको डिजाइन करके भेजा गया है पृथ्वी पर, उस अनुरूप हम हमारे शरीर को नहीं चलाते हैं। हम हमारे सामाजिक मान्यता, पारिवारिक मान्यता, समाज और हमारी जबान के हिसाब से हमारे शरीर को चलाते हैं। इसलिए बीमारियां उत्पन्न हो रही है। और साथ में क्या है कि बच्चा पैदा हुआ है, ये कभी भी हॉस्पिटल में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ उसको मेंटेनेंस की बुक नहीं देते हैं, किसको कैसे मेंटेन करो। इसलिए हमें जानकारी भी नहीं है। तो दोष हमारा नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। तो ये मैंने जितनी स्टडी की है, इसलिए लाइफस्टाइल विशेषज्ञ ने लिखा कि मेरे को जितना समझ में आया है, ये समुद्र है, समुद्र की कुछ बूंदे चुरा पाया हूं मैं, कुछ बूंदे आपके सामने भी प्रस्तुत करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप इसमें जितना सुधार करेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। इसमें कोई दवाई वगैरह का मैटर नहीं है। ये लाइफस्टाइल है। आज अभी हम जब भी भोजन करते हैं तो नमक सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पूरे भोजन। अगर आटे में भी नमक नहीं हो तो हमको सिर्फ रोटी फीकी लगती है और शायद घर के सारे सदस्य आपको बोलेंगे कि आज कुछ कमी है भोजन में। हम बिना नमक के हम रह नहीं पाते हैं। लेकिन आजकल कई हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए, किडनी स्पेशलिस्ट हो गए, वो बोलते हैं आपको सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ग्राम बोलेंगे, आप इतना ही नमक खा सकते हो, इसलिए आपको नमक कम करना है। और व्हाट्सएप पे तो इतनी रील चलती है, फेसबुक व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आपको मिलेंगे कि सादा नमक मत खाइए, सेंधा नमक खाइए, कई तरह की चीजें। तो मेरा ये सवाल है, नमक क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम सादे नमक को सेंधा नमक या और किसी तरह के नमक से रिप्लेस कर सकते हैं? बंदो बहुत अच्छा प्रश्न है। अमूमन आपको नमक की जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। नमक में मतलब पहली लाइन ये समझ लीजिए, नमक इंसान के खाने की चीज है और नमक में 3 दुर्गुण है। नंबर 1 ये जहर है, नंबर
नंबर 2 ये अकार्बनिक है, और नंबर 3 ये जिस चीज में मिल जाता है उसका घनत्व होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जहर। जहर जैसा आप लोगों को उम्मीद है, जहर मतलब हमें शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला, हमारे शरीर को नष्ट करने वाला। आत्महत्या के लोग जहर लेते हैं, तो केमिकली जिन लोगों ने केमिकल पढ़ा है, एक 2 जहर होते हैं, एक सोडियम और एक क्लोराइड, 2 का मिश्रण नमक। और जहर का आप संधि विच्छेद करें, ज प्लस हर, तो हमारी जान, ज मतलब हमारी जान और हर मतलब हरण करने वाला, हमारी जान को हरण करने वाला जहर। देखिए हम लोग कितने प्रकार के जहर रोज नियमित भोजन करते हैं, मैं उसकी लिस्ट आपको बताता हूँ। चाय, कॉफी, नमक, एसिड, भांग, तंबाकू, सिरका, अफीम, अल्कोहल, ब्लीच, PFOA, अजीनोमोटो, डिओडोरेंट, और इसके साथ लेटेस्ट आज की अखबार में है जो बर्तन मांजने की साबुन यूज करते हैं, कितना भी धो उसका अंश रह जाता है, वो भी हमें नुकसान पहुंचाता है। तो चूंकि समय कम है तो इनकी मैं डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन नमक की डिटेल बताता हूँ। नमक जितना भी हम खाएंगे, ये जहर पहले समझ लो आप, जहर कैसे नुकसान करता है। जैसे ही आपने जवाब पे जहर रखा, वैसे ही हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम पहचान लेता है कि आपने जहर खाया है। जैसे ही वह जहर को निकालने का प्रयास चालू कर देगा। और जहर को निकालने के 2 तरीके होते हैं हमारी बॉडी के पास। अगर अधिक मात्रा में खा लिया जाए तो तुरंत उल्टी हो जाती है, निकल जाता है, और नहीं तो फिर उसको जल्दी जल्दी दौड़ा के पेशाब के साथ में नमक मतलब जहर निकलता है। नमक जहर है, इसलिए हम 1 गिलास पानी में 3 चम्मच नमक डाल के अगर एक साथ पी लेंगे 1 लोटे में, तो आपको उल्टी हो जाएगी, शरीर तुरंत उसको बाहर कर देगा। और अगर जब हम थोड़ा थोड़ा नमक खाते हैं तो शरीर को फिर उसको पेशाब के साथ निकालता है। ये सारे जहर की जितनी लिस्ट बताई मैंने आपको, इनका एक ही तरीका है कि ये पेशाब के साथ निकलते हैं। पेशाब के साथ निकलने में गुर्दों को भी डैमेज करते हैं, और नमक हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए हमारी बॉडी 4 लीटर लगभग पानी एक्स्ट्रा स्टोर करके रखती है। ये जो हमारे चेहरे पे पानी भरा हुआ, हम कहते हैं इसके इंसान के चेहरे पे पानी भरा हुआ है, ये नमक का पानी। जो ही आप नमक खाना बंद करेंगे, ये ड्रेन आउट होगा नमक हमारे शरीर से, ये पानी उतर जाएगा, चेहरा मुरझा जाएगा। मैं हर हार्ट पेशेंट को पहले बोलता हूँ कि भाई आपको नमक जो है बंद करोगे, कम करोगे तो आपका चेहरा मुरझाएगा, तो सारा गांव कहेगा भैया क्या हो गया, आप बहुत बीमार लग रहे हो। मैं कहता हूँ भैया आप खुश होना कि आप स्वस्थ हो रहे हो, क्योंकि आपके शरीर से जहर निकल रहा है। दूसरा दुर्गुण जो है, लगभग पानी एक्स्ट्रा स्टोर करके रखती है। ये जो हमारे चेहरे पे पानी भरा हुआ, हम कहते हैं इसके इंसान के चेहरे पे पानी भरा हुआ है, ये नमक का पानी। जो ही आप नमक खाना बंद करेंगे, ये ड्रेन आउट होगा नमक हमारे शरीर से, ये पानी उतर जाएगा, चेहरा मुरझा जाएगा। मैं हर हार्ट पेशेंट को पहले बोलता हूँ कि भाई आपको नमक जो है बंद करोगे, कम करोगे तो आपका चेहरा मुरझाएगा, तो सारा गांव कहेगा भैया क्या हो गया, आप बहुत बीमार लग रहे हो। मैं कहता हूँ भैया आप खुश होना कि आप स्वस्थ हो रहे हो, क्योंकि आपके शरीर से जहर निकल रहा है। दूसरा दुर्गुण जो है वो है अकार्बनिक और कार्बनिक।
जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है वो समझते हैं कार्बनिक वो पदार्थ होते हैं जो पैदा होते हैं और समय के साथ नष्ट होते हैं, और अकार्बनिक वो पदार्थ होते हैं जो न पैदा होते हैं न नष्ट होते हैं। कार्बनिक वो सारे पदार्थ हैं जैसे इंसान, जानवर, ये सब कार्बनिक है। और पेड़ पौधे वनस्पति सब कार्बनिक है। अकार्बनिक है नमक, धातुएं, मिट्टी, चूना, केमिकल्स, ये सब अकार्बनिक है। आप जो भी अकार्बनिक पदार्थ खाएंगे अल्टीमेटली हमारी बॉडी को उसको वापस बाहर निकालना है। मिट्टी में पेड़ पौधे पैदा होते हैं इसका मतलब नहीं हम मिट्टी खा के पेट भर देते। तो चूने की जो भ्रांति है, चूना कैल्शियम देता है, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन ये चूना हमारे शरीर को नहीं लगता है, इसलिए लोगों में कैल्शियम की कमी है। भोपाली लोग चूना, लेकिन क्या रहता है कि जो इसको निकालने की प्रक्रिया रहती है उसमें जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जहर भी हम इसीलिए खाते हैं, उस जहर के जाने से जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है खून जल्दी दौड़ने से, इसलिए हम सारे जहरों का सेवन करते हैं। और मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से वायु प्रदूषण को आज के खराब स्वास्थ्य के लिए दोषी कौन कौन लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करके बताया जाएगा कि वायु प्रदूषण के लिए दोषी है। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि हम वायु प्रदूषण को रोज खरीद कर खाते हैं? किसी को मालूम है? पैसा खर्च करके वायु प्रदूषण को खाते हैं, पीते हैं। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं, कोका कोला, फेंटा, इसमें आपको मालूम है क्या मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वायु प्रदूषण में क्या बढ़ रही है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम पैसे खर्च करके वायु प्रदूषण पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? आपको बारात में, शादी में, फ्री में भी अगर मिलाए और 10 रुपए ऊपर से भी दे तो इसको नहीं पीना चाहिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पीते क्यों है और ये काम क्या करती है? ये भी वो जहर है। हम दिन भर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया है, जो न पैदा होता है न खत्म होता है। और कई किडनी पेशेंट होते हैं या जनरल कई लोगों को बड़ी उम्र में सोडियम की कमी हो जाती है। जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वहाँ पे सोडियम के ड्रिप्स चढ़ते हैं और नमक की टेबलेट्स या कैप्सूल से आपको ओवरडोज दिया जाता है नमक का, कि सोडियम की इस कमी को हम पूरा कर सकें। या सोडियम की कमी को फिर हम, अगर हमें नमक नहीं खाना है तो हम उसकी कमी को कैसे पूरा करें? देखिए, सोडियम हमारे शरीर को चाहिए, धातुएं भी हमारे शरीर को चाहिए, तांबा भी चाहिए, लोहा भी चाहिए, लेकिन ये जो भी चाहिए हमें फल और सब्जियों से चाहिए। ये अकार्बनिक पदार्थ आपके शरीर में आया था, इसको अल्टीमेटली निकालना। तो जिसको भी सोडियम कम हो जाए और कितना ही आपको कहा जाए कि एक्स्ट्रा नमक खाओ, गलती से भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आप डॉक्टर साहब से पूछिए कि सोडियम के ज़्यादा खाने का नमक का क्या साइड इफेक्ट है, तो वो कहेंगे इसका किडनी पे लोड आता है। हमारे सारे फल सब्जी में जितना नमक चाहिए उतना है। सर्वाधिक नमक है खरबूजे में। खरबूजे में लगभग 115 से प्रति 100 ग्राम 115 से 20 mg नमक होता है। नारियल पानी में भी लगभग इतना ही नमक होता है और गाय के दूध में भी इतना ही नमक होता है लगभग। ये नमक हमारे शरीर को लगता है। जिसको भी सोडियम कम हो जाए
उसको आप नारियल पानी पिलाएं रोजाना, उसको खरबूजा खिलाएं, उसका सोडियम फटाफट बढ़ेगा, जबकि नमक आप कितना भी खिलाएंगे उतनी फास्ट नहीं बढ़ेगा। वो जो सोडियम कम होता है वो एक्चुअली में किसी हार्मोन डिसऑर्डर होने से कम होता है। तो हार्मोन की जांच करा के हार्मोन की जांच कराना चाहिए और हार्मोन की इलाज करना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होगा जब आप फल सब्जी कम खाएंगे। फल सब्जी जो पर्याप्त मात्रा में खाएगा उसको इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस नहीं होगा। धातुओं की बात कर रहे हैं और अभी बर्तनों की बात निकली थी, तांबे, पीतल और सब। तो पहले लीवर सिरोसिस बहुत होता था और आजकल फिर से फैटी लीवर के इश्यूज बहुत चल रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये 2.5 से 3 किलो के लगभग होता है और ये फैक्ट्री जितना हमें चिकनाई चाहिए, आप चिकनाई अलग से खाने की जरूरत नहीं, पैसा खर्च करने की। आप कुछ भी खाएंगे लीवर उतना कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, और जो आप अधिक खाएंगे तो लीवर अपने इसमें होल्ड कर लेगा। जब शरीर को जरूरत पड़ेगी तब हम शरीर को उपलब्ध कराएंगे। हम वो नौबत ही नहीं आने देते हैं, रोज भर भर के तेल घी खाते रहते हैं। तो लीवर में इतनी चिकनाई डिपॉजिट हो जाती है जिससे लीवर फैटी लीवर हो जाता है, जिसका नाम ही क्लियर है, फैट डिपॉजिटेड हो गया लीवर में। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ इलाज है कि आप नई चिकनाई नहीं खाएं, व्यायाम करें और इस फैट को जलाएं, खर्च करें, फैटी लीवर ठीक हो जाए। और जो लीवर सिरोसिस की बात हुई है तांबे पीतल से होने की, ये स्टेनलेस स्टील का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले की बात है। उस वक्त पे क्या होता था कि बच्चे लीवर सिरोसिस होता था और मर जाते थे। तो इंटरनेशनल स्टडी चली तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उन्होंने कहा इंडिया में होता है। और इंडिया के बाद में जब इंडिया की टीम WHO की, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कहा कहाँ होता है, तो उन्होंने कहा पैसे वाले लोगों में बहुत है। तो उन्होंने पैसे वालों की स्टडी की। उन्होंने कहा पैसे वाले क्या करते हैं, सिगड़ी पे पीतल के बर्तन के अंदर दूध उबालते हैं, दूध भिड़वाते हैं और वो बच्चों को पिलाते हैं। तो वो पीतल का अंश उसमें आ जाता था। वो पीतल का अंश जाकर बच्चों के लीवर में डिपॉजिट हो जाता था, उससे बच्चे मर जाते। इसलिए जो हमारे खाने के और पकाने के बर्तन हैं वो हैं स्टेनलेस स्टील, चीनी मिट्टी, कांच और तामचीनी। इसके अलावा किसी बर्तन में खाना पकाना नहीं चाहिए। आपने कई पॉडकास्ट आप देखते हो, रील्स आते हैं, डॉक्टर सरीन बहुत फेमस है और सभी डॉक्टर्स जो हैं वो ब्रेन के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। प्लेसबो इफेक्ट इसको बोलते हैं, जिसमें आपके माइंड को, मतलब दवाई आप क्यों लेते हैं, वो आपके माइंड को बेवकूफ़ बनाती है और उस दवा से आपका इलाज किया जाता है, उसको प्लेसबो इफेक्ट बोलते हैं। अब जब वो जितनी क्रिटिकल डिसीज हैं जैसे कैंसर हो गए हैं, या आजकल कैंसर तो बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो उसमें इलाज आजकल वो उस इफेक्ट से नहीं कर पाते हैं, तो डॉक्टर सब गट हेल्थ की बात करते हैं। गट मतलब पेट की स्वास्थ्य की बात करेंगे। तो गट हेल्थ क्या होती है और इसका लाइफस्टाइल से कैसे कनेक्शन? जो मेरा सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है वो है गट साइकिल। गट साइकिल मतलब आंतों की क्रिया। जैसा मैंने बताया कि भगवान ने जो हमारी ऊपर वाले ने हमारी डिजाइन की है वो इसी की है कि हम कोई भी चीज जो भी हमें
ग्रहण करना है मुंह के द्वारा करना, आहार करना, चाहे तेल हो, घी हो, चिकनी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो। तो हम जैसे मुंह से भोजन करते हैं ये हमारे आमाशय में जाता है और आमाशय में इसके पाचन में लगभग 3 घंटे लगते हैं। अगर भोजन को डबल पका लेंगे तो आधा समय लगेगा, लगभग 1.5 घंटे। जैसे पूरी हम एक बार सेक के फिर पकाते हैं तो उसमें 1.5 घंटा लगता है, अगर फ्रूट को 1 घंटा लगता है। ये समय पूर्ण होने के बाद में नीचे कॉल खुलता है, हमारा भोजन छोटी आंतों में जाता है। छोटी आंतों में कुछ पाचन होता है, उसके बाद छोटी आंतें हमारी उसमें से काम की चीजें सोखने लग जाती है और भोजन खिसकता जाता है। आंतों की लंबाई है लगभग 32 फीट। खिसकते खिसकते भोजन बड़ी आंतों में जाता है और बड़ी आंतों में अंतिम रूप से जो भी काम की चीजें वो सोखी जाती है और उसके बाद में एक्स्ट्रा पानी सोख के और हमको एक घंटी बजती है कि इसको बचे हुए को कचरे को निकालो। ये क्रिया पूर्ण होती है लगभग 14 से 17 घंटे में। इसमें सोने का टाइम हमें आधा जोड़ना। सुबह हमने जैसे 12 बजे भोजन किया, रात के 11 बजे सोए, 6 और 5 11 घंटे जागे और 11 बजे सोए और सुबह 7 बजे उठे तो 8 घंटे सोए, तो उसके 4 घंटे जोड़े। तो हमारी सभी की अमूमन सवेरे फ्रेश होने का रूटीन फिक्स है। तो सुबह की क्रिया तो पूर्ण होगी 15 घंटे में, लेकिन हम लोग भगवान को समझदार समझते हैं या अनादि समझते हैं? आप लोग क्या समझते हैं भगवान को? तो जो शाम को हम भोजन करते हैं उसका मल बचा हुआ कब निकलना चाहिए हमारे शरीर से? भोजन के पाचन की साइकिल हमारी इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन है ये, जिसमें अभी भी शरीर में कुछ खोजा जा रहा है और इवन ब्रेन का तो सिर्फ वैज्ञानिक लोग 5% भी जानते हैं कि ब्रेन क्या काम करता है, कैसे करता है। इस मशीन में 2 सिस्टम नहीं हो सकते कि आप खाएं तो 10 टाइम और फ्रेश हुए 1 टाइम। अब परिणाम क्या होता है वो सोचिए आप लोग। जो शाम को हमारे शरीर में मल बन गया वो कहाँ जाएगा? हाथों में पड़ा रहेगा। आप कल्पना कीजिए कि हमारा स्वयं का मल हमारे पास में अगर पड़ा है तो हम उसके पास कितनी देर बैठ सकते? आराम से विचार कीजिए, घर जाके विचार कीजिए। ये जो कचरा है ये हमारे लिए जहर बन जाता है और आंतें इसमें से जो भी सोखती है वो धीरे धीरे हमारे शरीर में किसी न किसी अंग में डिपॉजिट होता है। ये जरूरी नहीं कहाँ डिपॉजिट होगा। आप जिन अंगों का कम उपयोग लेते हैं, जिन अंगों को कम हिलाते हैं, वहाँ डिपॉजिट होगा। और जब मौसम का टाइम आएगा, जब मौसम बदलता है, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद ठंड, ठंड के बाद फिर गर्मी, उस टाइम पे अमूमन लोग बीमार होते हैं। क्यों होते हैं? कि जब मौसम का फ्लक्चुएशन होता है तो उस कचरे के ढेर में कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। जब आप जमीन पे भी कोई कचरे का ढेर डाल देंगे तो आपको कीड़े अलग से लाने की जरूरत नहीं, डाल देंगे उसमें अपने आप पैदा हो जाए। तो हम कहते हैं भाई काय के कीड़े पैदा हो गए, उसका जहर खाओ, टाइफाइड हो गया है कि बुखार हो गया है कि मलेरिया हो गया है, हम ठीक हो जाते हैं क्योंकि हमने कचरा तो हटाया नहीं, कीड़ों को मार दिया। लेकिन कचरा में पड़े पड़े क्या होता है कि इसकी थप्पी बढ़ती जाती है, इसका ढेर बढ़ता जाता है, फिर 40-50 की उम्र तक शरीर सहन कर लेता है, नई मशीन लेती है। जैसे जैसे मशीन पुरानी होगी
तो फिर बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, हार्ट, कैंसर, इस टाइप। तो हमें प्रत्येक धर्म में उपवास और व्रत की महिमा बताई, वो सिर्फ इसलिए बताई है कि आप समय समय पे इसको डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स मतलब कचरे को शरीर से निकालते हैं। हिंदू धर्म में फलाहार बनाया है, जैन धर्म में उपवास बनाया है, मुस्लिम धर्म में रोजे बनाए हैं, और क्रिश्चियन लोग भी 1 महीने का इस टाइप का कुछ न कुछ करते हैं। तो हमने क्या किया कि फलाहार को फलियार कर लिया, तो हमारी डिटॉक्स प्रोसेस बंद हो गई। फलाहार करें आप, डिटॉक्स करें बॉडी को, और ये मल की क्रिया, इसमें जोर नहीं लगाना है। विशेष तौर पे आप लोग नोट कर लें, फ्रेश तो होना दोनों टाइम, लेकिन जोर नहीं लगाना। जोर लगाने से आंतों की बीमारियां होती, पाइल्स होती। इसमें रेशा चाहिए। गेहूं खाते हैं तो चोकर समेत खाएं, दूसरा कुछ एडिशनल सलाद खाएं, और सब्जियों के छिलके कम से कम छीलें, और इस क्रिया को इसमें बनाएं। दुर्भाग्य से लेडीज बीमार रहती है, वो नहीं चलता है कि हमारे समाज में आज भी 40% लेडीज हाउस वाइफ है। मतलब 50% जनसंख्या लेडीज की, उसमें 40% जो है वो हाउस वाइफ है। उनको 2 टाइम फ्रेश नहीं होने का काम मेरे को समझ में कम आता है, लेकिन चूंकि नॉलेज नहीं है, आज नॉलेज ले लिया, स्वयं हो और दूसरों को भी प्रेरित कर। कल से सबका शाम का रूटीन होना चाहिए दम लगा के हमेशा, क्योंकि जोर नहीं लगाना है तो ज्यादा फाइबर आप लोगों को लेने हैं। हम नमक की बात कर चुके हैं, उसमें हमको एक जानकारी मिली है कि नमक घनत्व बढ़ाता है जिस भी चीज के साथ शामिल होता है। इसका सीधा सीधा संबंध आता है ब्लड प्रेशर से। तो मेरा सवाल है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? क्योंकि इसके एक बार सभी बोलते हैं कि इसके एक बार दवा अगर शुरू हो गई तो ये कभी बंद नहीं हो सकती। तो लाइफस्टाइल से क्या हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं? इसकी दवा कभी बंद हो सकती है? बिल्कुल किया जा सकता है, बशर्ते हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार। क्योंकि सिर्फ आहार विहार से ट्रीटमेंट ही जब हो सकता है जब इंसान अपन जो गलती कर रहे हैं उसको छोड़े और जो करना चाहिए उसको करे। पेट भर भर के नमक खा रहे हैं, जिन चीजों में नमक नहीं डालना चाहिए वो भी नमक खा रहे हैं। भाई जामफल खरीदे, वो फ्री में नमक दे रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि ऊपर नमक डाले। गन्ने का रस पी रहे हैं, उसने आपको मसाले के डब्बे आगे बढ़ा दिए, तो मीठी चीज को नमकीन करके जबरन हम खाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम नमक को छोड़ सकते हैं। दूसरा, अपने धर्म को अडॉप्ट करके नमक को फलाहार करके, उपवास करके शरीर से बाहर निकाल सकते। और ब्लड प्रेशर का, हार्ट का, कैंसर का और पेट की सारी बीमारियों का जो आधा कारण है गट साइकिल। हार्ट पेशेंट जितने भी आते हैं मेरे पास, 98% लोगों को पेट की समस्या। कैंसर पेशेंट आते हैं, बोलते हैं साथ 2-2 दिन 3-3 दिन तक पोटी नहीं होती। तो आप सोचो, मैंने जो बताया उस पर विचार करें कि इनके परिणाम क्या हो। अच्छा, स्मूथली जो है हम आज तक किसी से चर्चा ही नहीं करते। मतलब बाहर के लोग तो ठीक है, हमारे परिवार जनों से भी चर्चा नहीं करते हैं कि तेरी गट साइकिल क्या है। बस ये बोलते हैं कि आप उनको तो बाथरूम में ज्यादा टाइम है। और
कहीं भी हम डॉक्टर साहब के पास में, उनके पास इतना रश है कि वो आपसे ना पूछ सकते हैं ना बता सकते हैं, और वो बताएंगे तो हम पालन नहीं करेंगे। इसलिए ब्लड प्रेशर 10% वजन घटेगा आपका, आपकी ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो जाएगी, लेकिन वो प्रोसीजर से घटना चाहिए। ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो जाती है। बहुत सारे पेशेंटों ने हमारा ब्लड प्रेशर अपने आप का कम किया है, दवाइयाँ बंद की है, और हो जाती है गारंटी। क्योंकि हार्ट में जो गाके जाते हैं उसकी पहली सीढ़ी है ब्लड प्रेशर। गाके प्लस ये घनत्व ज़्यादा प्लस चिकनाई ज़्यादा, ये चीज़ें ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। जहाँ इनका नियंत्रण करते हैं ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। और ब्लड प्रेशर ठीक कर लेंगे आप तो आपको हार्ट की बीमारी होने की संभावना नगण्य हो जाए। इसी के साथ में हार्ट से रिलेटेड अगर किसी को जल्दी तो नहीं है तब तो मैं 2-4 क्वेश्चन हार्ट से रिलेटेड पूछूं। अगर आप लोग को जल्दी है तो फिर थोड़े फास्ट पॉइंट्स कवर कर देते हैं। इसमें हार्ट रेट है कि आपके हार्ट की वर्किंग कम हो गई है, डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, आपको पानी कम पीना है, कई तरह के उसमें प्रिकॉशंस हैं। तो एक शॉर्ट में आप हार्ट वर्किंग समझा दें, उसके बाद हम पेशेंट्स को बुलाना चाहेंगे। पेशेंट तो नहीं बोलूँगी, उन लोगों को बुलाना चाहेंगे जो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। देखिए हमारी हार्ट की जो वर्किंग है उसको LVEF बोलते हैं, इंजेक्शन फ्रैक्शन रेशो। हार्ट वर्किंग जब होती है, जब सीवियर हार्ट अटैक आता है या इंटरनल कंडीशन आपकी बहुत ज़्यादा खराब हो। नॉर्मल आदमी की हार्ट कंडीशन 60 से 70% तक रहती है। कलर डॉपलर टेस्ट कराते हैं, उसको मालूम पड़ता है कितनी वर्किंग है। तो जब 35% से नीचे जाती है तो आदमी का लिक्विड डाइट कम करते हैं डॉक्टर, क्योंकि हार्ट में जब खून लौट के आता है पूरे शरीर में घूमने के बाद में तो वो ऑक्सीजन से खाली हो जाता है। वो ऑक्सीजन लोड करने के लिए फेफड़ों में जाता है। अगर आप लिक्विड ज़्यादा पिएंगे तो फेफड़ों में पानी भर जाएगा, इसलिए हार्ट वर्किंग कम होती जाती है। और अभी तक मेडिकल साइंस में ये माना जाता था कि हार्ट वर्किंग बढ़ाई नहीं जा सकती है। रिसेंट रिसर्च चाहिए कि हार्ट वर्किंग बढ़ाई जा सकती है। अभी महीनों भर पहले मैंने पढ़ा, जबकि मैंने ओम प्रकाश जी महाराणी का 18 साल पहले मार्गदर्शन किया था। उनकी हार्ट वर्किंग 18% थी, जिसकी बढ़कर 53% हो गई, और 14 साल जीवित रहे। मेडिकल साइंस के हिसाब से उनकी लाइफ 1 महीना। धूप जी रामनाथ में उनकी 20% हार्ट वर्किंग थी, उनकी बढ़कर 58% हो गई। और अमूमन 10 से 20% अधिकांश पेशेंट की बढ़ जाती है, और जहाँ 10 से 20% बढ़ी तो वो नॉर्मल इंसान हो जाता है, फिर लिक्विड कम लेने की जरूरत नहीं रहती। हार्ट वर्किंग आहार विहार से बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। साथ में पेस मेकर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। पेस मेकर में हार्ट की धड़कन अनियमित हो जाती है, वो भी अपने आहार विहार से ठीक हो सकती है। पेस मेकर की जरूरत खत्म हो सकती है। तो पेस मेकर की बैटरी बंद होने से हर साल दुनिया में बहुत मौत होती है, क्योंकि वो मैकेनिकल चीज है। और आप प्राकृतिक रूप से हार्ट को सुधार लेते हैं तो दिक्कत नहीं आती। ये दोनों कार्य हो सकते हैं। इसलिए हार्ट वर्किंग को, और मेरे पास तमाम लोग हैं जो क्या पीटी आपसे इंजेक्ट कराएगी जिनकी हार्ट वर्किंग बढ़ी है। इस कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ हिम्मत जी जैन को, वे अपने अनुभव आप लोगों से साझा करेंगे।
सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय जय। मैं हिम्मत जैन सतीश जी का क्लास फेलो हूँ और साथ में पढ़े हुए हैं, मगर अभी कुछ समय से ऐसी घटना चक्र हुआ कि मेरे को 2 स्टन लग चुके हैं, क्योंकि हमने जिंदगी में सिर्फ खाया ही खाया है। और खाया भी क्या है, पहला जी लड़का के साथ घी पिया है, खाया नहीं। राधा कृष्ण जी, काशी राम जी के साथ दाल बाटे खाया है। कल्याण जी मंत्री, गोपाल जी मंत्री के साथ भांग छानी है। तो जिंदगी में यही काम करा हमने, मगर समय का चक्कर है। अभी जो स्थिति हुई मेरी 3 महीने करीब 100 दिन पहले मेरे को अटैक आया। अटैक में डॉक्टर हितेश खान बॉम्बे हॉस्पिटल में लोग दिखाया, उन्होंने जांचें करवाई, मेरा हार्ट रह गया था खाली 20%। क्या करें, ठीक है। फिर मैंने क्या, अब सही बात ये है, सतीश जी का पूरा डायग्नोसिस मेरे को मालूम है, शिव जी अजमेरा का है, शिव अजमेरा कहाँ, पूरा ट्रीटमेंट इनने उनका किया, तो मेरे को मालूम था। मगर मैं यशवंत क्लब के कम से कम 15 डॉक्टरों के चक्रों में फंसा हुआ था, जो मेरे साथ सुबह रोज घूमते थे। घूमते कम थे, खाते ज़्यादा थे। तो फिर मैंने डर लगा कि अगर सतीश भैया को अपन कहेंगे तो कुछ नाराज होंगे। मैंने हिम्मत करके इनको कहा, इन्होंने मेरे को और सबसे पहले तुम खाने पीने को सुधारो, खाना एक टाइम कर दो, फल फ्रूट खाओ, ये सब कुल की भूसी की फटकियाँ खूब लगाओ, पूरी भांग भांग जो भी है चला गला वगैरह इसको सबको बंद कर दो, ठीक है सर। मैंने मेरे ग्रुप वालों को नहीं कहा कि मैं इनका इलाज दे रहा हूँ, क्योंकि वो सब पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं और यहाँ अपना देसी इलाज चल रहा था। मैंने उनको नहीं कहा, मैंने कहा भैया ठीक है, इनके हिसाब से चला। मेरा 20% का हार्ट, आपको ताज्जुब होगा, अभी 40 पे आ गया है। ये आपका ताली बैठा हुआ है, मेरा 40% आ गया है। और प्रभु की कृपा है, मेरी पत्नी का वो किया साहब। मैं ये हालत है सत्यनारायण जी, मैं यहाँ से उस गेट तक नहीं जा सकता था, बीच में 2-3 स्टैप लगते थे। और आज प्रभु कृपा से मैं रोज सुबह 4.5 से 5 किलोमीटर वॉक करता हूँ। और शाम को मैं जो कल तरु मंडी है उसका राउंड लगाता हूँ, 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर शाम को मेरा टहलना होता, वॉकिंग नहीं होता। तो ये इन्होंने जो मेरे को आहार और विहार जो पद्धति दी, मैं क्या बताऊँ इनके इलाज की। मैं और शुगर, हाँ, डॉक्टर भरत साहू, उन्होंने मेरी फाइल फेंक दी, 500 शुगर। बोले तुम 500 शुगर में सुदामा नगर मेरे क्लिनिक पे आ गए, हिम्मत भाई मेरा याराना है मुझसे भी, पर तुम क्या कर रहे हैं, तुम्हें इतने डॉक्टरों के साथ घूमते कोई तो बात नहीं करें क्या? डॉक्टर कलर तुम्हारा खास दोस्त, डॉक्टर बसंत लोनिया तुम्हारा खास दोस्त, डॉक्टर महाजन कार्डियोलॉजिस्ट आपका दोस्त, डॉक्टर अजय पारिक आपका दोस्त, डॉक्टर सेल्वी वाला अजय पारिक, और सब मतलब दोस्त। और तुम इतनी शुगर, तुम कोई तो बात नहीं करते हो क्या? अरे मैं क्या साहब, बीमारी ऐसी खाने की, ये खतरनाक काम हो गया मेरा, मैं किसको बताऊँ? मैं गंदी से नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो भी उठने बैठने वाले हैं सब खाने पीने वाले। फिर भी देखो साहब, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। और शुगर आज की तारीख में मेरी जो सुबह की आती है वो 90 to 95 बना ताली, और शाम 2 घंटे बाद वाली आज ही मैंने करवाई सोडानी साहब के यहाँ 125 से 130 के बीच में आती मेरी। ये सब इनकी जो आहार क्रिया है, मैं इनका एहसान जिंदगी में कहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं इनकी क्वालिटी समझ नहीं पाया। भले मेरे दोस्त थे, मेरे क्लास किए, ये सत्तू किए बैठे, मनीष बिस्वानी किए बैठे, हमने खाया ही खाया जिंदगी में साहब। बाकी एक बार साहब, इनकी जो थ्योरी है वो आगे में लाजवाब थ्योरी, बस मैं इतना खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को इन्होंने खड़ा कर दिया। मैं तो आड़ा हो गया था, और इनको भी मालूम है मेरे बारे में ये कहानी बाजार में हवा आ गई थी कि हिम्मत तो गया कान से, क्योंकि 6 महीने पहले मेरे 2 परम मित्र, विमल साड़ी सेंटर वाले विमल टाटिया
और प्रकाश जी होगा, दोनों भगवान को प्यारा हो रहे थे, क्योंकि हम साथ के साथी थे लोग के। सब कहते थे कि देव, इनको भी ये फिक्र थी कि यार हिम्मत, दो दोस्त तो अपना चले गए, अब तुम दो बचे, मैं और सुभाष जी, अब समझ जाओ बस। एक बार ताली बजाओ। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद हिम्मत अंकल। आपने आज लोगों की बहुत हिम्मत बढ़ा दी है यहाँ पर, और जितने डॉक्टर के आपने नाम लिए ना, कल सब पर्चे फाड़ेंगे आपके नाम पे। अब हार्ट डिसीज में कहीं आपने पेपर में डेली ऑलमोस्ट न्यूज रहती है कि जिम में कोई वर्कआउट करते हुए इनकी डेथ हो गई, और मरने की तो चूंकि उम्र बची ही नहीं है, तो जनरली जिम में यंगस्टर की डेथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि वो वर्कआउट कर रहे होते हैं। कार्डियक वर्कआउट से ज़्यादा डेथ हो जाती है। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? क्वेश्चन है। कार्डियक अरेस्ट का कारण कोई भी नहीं बता पाता है, क्योंकि किसी को भी ये ब्लड साइकिल इतनी इफेक्टिव है हार्ट की बीमारी में, ये मान्यता अभी तक मेडिकल साइंस में नहीं है। तो ब्लड साइकिल और कार्डियक अरेस्ट का क्या संबंध है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों ने जितने भी वाहन चलाए हैं आज तक या चला रहे हैं, उसके साइलेंसर में कुछ भी डंडा फंसा दें कि जिससे उसका धुआं निकलना बंद हो जाए, क्या होगा? गाड़ी बंद हो जाए। तो आप समझिए कि हमारी आंतों में कई टाइम का मल इकट्ठा है। तो मल निकालने के लिए हमारा शरीर ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमको मोशन होता है। सुबह हम 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी, कोई 4 गिलास पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं। कुछ लोग चाय पीते हैं, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फ्रेश होते हैं। कोई लोग तंबाकू खाते हैं, कोई लोग सिगरेट पीते हैं तो उनको फ्रेश होते हैं। अर्थात ब्लड प्रेशर बढ़ाना, शरीर को ब्लड प्रेशर नेचुरल बढ़ेगा जब मोशन हो। तो आपके पेट में जाने कितने समय का मल इकट्ठा है, तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ। और आप जब एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी व्यायाम करते हैं या डांस करते हैं, तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दोनों ब्लड प्रेशर बढ़ के और हार्ट आपका बंद हो, नहीं तो कार्डियक अरेस्ट होने का कोई कारण ही नहीं। खिलाड़ी, हम शादी ब्याह में जाते हैं, वहाँ मोशन डिस्टर्ब हो जाता है, मल्टी टाइम्स खाते हैं, क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया भगवान फ्री में मिल रहे हैं, कोई छोड़ेगा? लिफाफा 500 का दिया, 500 में ही आपको इतने खाना। तो अगर आपकी ये साइकिल गड़बड़ है, आपको ऑलरेडी ड्रागे आया हुआ, आपको नॉलेज में नहीं है, इसलिए प्रत्येक इंसान को 5-6 किलोमीटर नियमित पैदल चल के अपनी शरीर की हालत को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जानना चाहिए कि मेरी हालत क्या है। जैसा हिम्मत जी ने बताया, भाई अब चूंकि नौकर चाकर है घर में, दुकान में, तो आदमी हिलता डुलता नहीं है, तो उसका जीवन चलता रहता, लेकिन जिस दिन चलेगा उस दिन तो तकलीफ पैदा हो जाएगी ना। तो व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए, मिताहारी होना चाहिए। मिताहारी मतलब कम आहार, फल सब्जियों का प्रयोग अधिक करें, दोनों टाइम फ्रेश हो। इसके अलावा भगवान ने आपको स्वस्थ रहने के लिए कुछ नहीं दिया, इतनी सी चीजों में स्वस्थ रह सकते। हमारे बीच में इस्माइल जी मेरी आए हुए हैं, हम उनका अनुभव जानना चाहेंगे। भाभी को बताओ।
नमस्कार सभी को। अनुभव मेरे नहीं है, इनके हैं। ये घर पे बोलती और बाहर मुझे प्रवक्ता बना रखा है। सबकी दोस्ती माइक से नहीं होती है, इसलिए इनके अनुभव मैं शेयर करूँगा। इनको चलने फिरने में थकान होती थी, तो हम लोग कई दिनों तक ये समझते रहे कि इनको कमजोरी होती है। ये कहीं से भी थोड़ी दूर से आती थी और कहती थी थोड़ी देर रुक जाओ। मुझे अचानक ख्याल आया कि इस तरह का कुछ मामला हार्ट में भी होता है, इस तरह का मामला हार्ट में भी होता है। हमने ये तय किया कि किसी हार्ट के डॉक्टर को दिखाया जाए और जांच करवाई। तो सच में यही हुआ कि उन्होंने कहा कि आप एक बार ट्रीटमेंट में जांच करवाएं और इनको तीनों नसें चौक थी, एंजियोग्राफी करवाएं। और जब आपकी तीनों नसें चौक है तो डॉक्टर सीधे से आपको बोलते हैं कि आपको बाईपास करवाना है और कोई रास्ता है ही नहीं। और हम लोग तैयार भी, क्योंकि एक अघोषित सी परंपरा बन गई है कि हमको जो महंगे इलाज होते हैं हमें लगता है कि भाई ये हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। तो हम पहली फुर्सत में तैयार हो गए कि बिल्कुल तैयारी कीजिए, आप तारीख भी दीजिए। इसी बीच मेरे एक मित्र का, देखिए कभी कभी कुदरत आपका साथ देती है, एक मित्र का फोन आया। उसने कहा कि नहीं मैं ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, कई तरह की बाद में भी तकलीफ होती है। उन्होंने एक दवाई भिजवाई, मुझे 3-4 महीने तक ली। उसके बाद फिर एक बार एंजियोग्राफी करवाई और सारे ब्लॉकेज जिस जगह थे उसी जगह पे थे। फिर हम निराश हो गए, फिर से हमने तय किया कि मैं बाईपास करवा लेना चाहता हूँ। इसी बीच मेरे एक मित्र जो सतीश मंत्री जी के मित्र थे, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल अभी भी नहीं करवाना, एक बार आप मेरे साथ चलो। तो मेरे मन में भी वही धारणा थी कि यार क्या होगा, वो भी कोई ऐसी दवाई बता देंगे और कुछ होगा नहीं। लेकिन मैं बेमन से इनके पास चला गया। इन्होंने कहा मैं दवाई कुछ नहीं दूंगा, मैं केवल आपको अपने जीने के तरीके को बदलने दूंगा। उन्होंने बोला कि आपको प्रतिदिन, डॉक्टर आपको ये कहेंगे कि आपको ज़्यादा चलना नहीं है, मेहनत नहीं करना। मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको रोज चलना और धीरे धीरे वो मात्रा बढ़ाते चलना। तो ऐसे ही किया है। उसके बाद इन्होंने कहा शाम का भोजन छोड़ देना है, आपको सिर्फ फल खाना है। वो शुरू कर दिए। इन्होंने कहा आपको 4 नींबू रोज पीना है। नींबू से हमें बड़ा डर लगता था कि 4 नींबू में तो सर्दी हो जाएगी, तो नहीं होगी। इन्होंने 1 से शुरू किया, 2, 3, 4 नींबू पीना लगी, 4 किलोमीटर रोज घूमने लगी है और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। करीब 1.5 साल हो चुका है। सारे काम पूरी ऊर्जा के साथ कर रही है। और सतीश जी से मेरी बात होती रहती है। अब वो चिकित्सक नहीं हमारे मित्र हो गए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके सारे ब्लॉकेज क्लियर हो गए। नहीं, वो जब सब कुछ ठीक लग रहा है तो जांच करवा के भी एग्जैक्टली, अगर आप 4 से 5 किलोमीटर चल लेते हैं तो ये साइन है कि आपके शरीर के ब्लॉकेज चले गए हैं। ये नेचुरल एंजियोग्राम। देखिए इसमें एक व्यवस्था रहती है हमारी बॉडी में। ये जो हार्ट की थ्योरी है, इसको इजाद किया है या प्रतिपादित किया है डॉक्टर डीन अर्दिश। ये अमेरिका में वैज्ञानिक थे, डॉक्टर कम वैज्ञानिक। 1990 में इन्होंने रिसर्च की है कि ये जो ब्लॉकेज है इनको रिवर्स किया जा सकता है। उनकी एक किताब आती है रिवर्सल ऑफ हार्ट डिसीज, कोई भी पढ़ सकता है। उन्होंने हर महीने एंजियोग्राफी करके प्रूव किया इनको रिवर्ट किया जा सकता है। या तो ब्लॉकेज आपके खुल जाएंगे और नहीं खुलेंगे तो पास की बारीक वाली जो नस है, हमारे शरीर में 90,000 किलोमीटर लंबी नसों का जाल है। कितना? 90,000 किलोमीटर। तो जो ब्लॉकेज आते हैं 2-2 इंची के 4 जगह आते हैं, तो बड़ी पाइपलाइन में आते हैं, इसलिए आपको हम नहीं आती। तो पास की जो बारीक पाइपलाइन है वो हमारा शरीर जब धीरे धीरे व्यायाम बढ़ाते हैं तो उसको चौड़ा कर देते हैं और नेचुरल बाईपास हो जाती है। जब भी 6 किलोमीटर आदमी घूम सकता है, वो नेचुरल बाईपास हो जाएगा या आपके ब्लॉकेज खुल जाएंगे। दोनों कंडीशन में आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब जो आदमी 7-8 हज़ार रुपए के फल फ्रूट खाने से ठीक हो गया, मैं कभी भी उसको ये नहीं बोलता हूँ कि आप 10-12 हज़ार 15 हज़ार की एंजियोग्राफी करा के टेस्ट करा के रिपोर्ट बताएं और मेरे को महिमा मंडित करें। भाई आप स्वस्थ हो गए, डेढ़ साल में। अगर आपको तकलीफ हो तो आप कोई भी जांच करें, क्योंकि हर जांच के कुछ नुकसान होंगे।
सैकड़ों मरीज ठीक हो गए, मजे करके। अब हम सिर्फ मेन 2 पॉइंट और कवर करेंगे, क्योंकि हमारा एक तो डायबिटीज़ पे क्वेश्चन नहीं हुआ है कि डायबिटीज़ क्या होती है, या तो एक बार शॉर्ट में हम डायबिटीज़ समझ लेते हैं। उसके बाद एक मोटापा, ओबेसिटी और एक कैंसर का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आप जिनकी भी इच्छा हो वो आप हमारे वक्ता से क्वेश्चन कर सकते हैं। डायबिटीज़ क्या होती है वो शॉर्ट में। अपना ओवर टाइम हो गया है, अगर आप लोग की इच्छा हो तो अपन कोई भी पॉइंट कवर करें, नहीं तो जिनको जाना हो वो निकल सकते हैं। अगर अधिक लोग बैठेंगे तो मैं आगे बताऊंगा। अपन डायबिटीज की बात करते हैं। हमारे देश में 60% डॉक्टरों को हाई ब्लड प्रेशर है, 40% डॉक्टरों को डायबिटीज है। इसीलिए हम लोग इनकी दवाई बंद नहीं कर पाते, क्योंकि हम दूसरे को वही खिलाएंगे ना जो हम खाएंगे। लेकिन डायबिटीज का जो है, एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने कहा इसका नाम बदल दो। डायबिटीज का अगर आप नाम बदल देते हैं, जो उसने नाम सुझाया वो अपना लेते हैं, तो उस नाम में इसका इलाज भी है और इसका कारण भी है। डॉक्टर साहब का कहना पड़ता है कि आप इसको बोलो, किसी को भी परिचय दो जो डायबिटीज वाला पेशेंट है कि साहब क्या बीमारी है आपको, तो कहो कि साहब मेरे को पैदल चलने का अभाव नामक बीमारी है। मतलब पैदल चलने का अभाव है आपके जीवन में, आपको डायबिटीज होगी। तो पैदल चलने में पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ जूते घिसते हैं। और हम गपशप में, टीवी में, और सबसे बड़ा नुकसान करा है हमारे लोगों का योगा ने। योगा लोग 2-2 घंटे कर लेते हैं, बाकी हिलते नहीं। व्यायाम, पैदल चलना, व्यायाम में भी पैदल चलना फर्स्ट ग्रेड की चीज है, योगा सेकंड ग्रेड की चीज है। योगा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पैदल चलने की कीमत पे आप योगा नहीं अपना। पूजा पाठ के समय में कटौती करें। हमारे सोमानी जी आदमी आए हैं, 4 घंटे पूजा करते थे। हार्ट पेशेंट, एंजियोप्लास्टी हुई तो तार पार नहीं हुआ उनके ब्लॉकेज में, तो उन्होंने डॉक्टरों ने पैसे वापस दे दिया उनको, साहब अगली बार आना आपकी फिर करेंगे। और वो अपने बनाए ठीक होने लगे, तो उनके साथ घूमने वाले टाइम ही नहीं मिलता। मैंने कहा भैया पूजा पाठ में 4 घंटे में कटौती करो, 1 घंटा तो मांग रहा हूँ। तो मतलब ऐसी हालत है हम लोगों की कि हम हिलना नहीं चाहते, जबकि हमारी डिजाइन है शरीर की कि आप 6 किलोमीटर भी चलेंगे, आपके शरीर में चाबी नहीं भरेगी, आपका भोजन नहीं खिसकेगा, आपका ब्लड प्रेशर जो उस घूमने से बढ़ेगा, उससे शरीर का कचरा साफ होगा। क्योंकि 90,000 किलोमीटर नसों को साफ रखना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन वो पैदल चलने से सारी चीजें एक साथ पूर्ण हो जाती। सिर्फ और सिर्फ पैदल चलिए, और हिंदू धर्म में, हर धर्म में जो उपासना बनाए हैं उनको अपनाइए और अपना वजन सीमित रखें, डायबिटीज से मुक्त हो जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब कैंसर को एक महामारी का नाम दिया है। आज 20 में से हर 4 व्यक्ति को कैंसर होने का खतरा है। हर 10वां व्यक्ति कैंसर से कहीं न कहीं पीड़ित है। डॉक्टर के पास सबसे ज़्यादा केसेस ही कैंसर के आते हैं। ये कैंसर क्या चीज़ है और ये क्या लाइफस्टाइल से हम इसको ठीक कर सकते हैं? लेकिन कैंसर में भी 50% योगदान गट साइकिल का है।
और विश्व के आंकड़े तो ये बोलते हैं कि हर 8 हार्ट पेशेंट में से जिनकी बाईपास या एंजियोप्लास्टी होती है उसमें से 5 को कैंसर हो जाता है बाद में। हार्ट को तो आप दवाइयों से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ब्लड साइकिल तो सुधारते ही नहीं। तो ब्लड साइकिल भी सुधारने से कैंसर होता है। कैंसर पेशेंट जितने भी मेरे पास आए हैं अभी तक सबको ब्लड साइकिल की समस्या, बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं और बाकी भी जो ऑपरेशन भी कराते हैं साथ में जो हमारा आहार लेते हैं वो लोग तकलीफ नहीं पाते। जैसे कीमो का पेशेंट जो तकलीफ पाता है, आप देखते हैं कि तड़पता रहता है, खा नहीं सकता, छाले हो जाते हैं, कभी कम बढ़ता है, वो हम जो आहार सजेस्ट करते हैं उसमें बिल्कुल नहीं होता। हर बीमारी का अलग आहार है, अलग प्रोटोकॉल है। कैंसर वाले और पैरेलल चलते कि हमारी जितनी चिकित्सा है वो मेडिकल साइंस का पैरेलल चलाते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए किसी को भी मेडिकल ट्रीटमेंट बंद नहीं करता। तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में हमारा आहार का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। अब एक मोटापा क्या होता है और हम मोटापे को लाइफस्टाइल से कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं? मोटापा जो है विश्व में महामारी है। सबसे ज्यादा मोटापा अमेरिका में है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोटापा दिल्ली में। दिल्ली में पंजाबी संस्कृति खान पीन की है और मेहनत करने का अभाव है। मोटापा ये होता है कि हमारा वजन प्रति इंच लंबाई के हिसाब से लगभग 1 किलो होना चाहिए। अगर प्लस माइनस 10% तक है और कोई तकलीफ नहीं है वो नॉर्मल है, लेकिन तकलीफ है तो मोटापा। मोटापे में क्या होता है कि जब वजन बढ़ता है अंदर चमड़ी के अंदर, तो एक तो हमारे शरीर को जैसे 1 किलो वजन बढ़ा, 1 किलो मांस बढ़ा, तो उसमें उतनी पाइपलाइन बिछाना पड़ेगी, मतलब उतनी नसों का जाल बनाना पड़ेगा, उतनी ग्रंथियां पैदा करना पड़ेगी। तो 10-10, 20-20 किलो लोगों का वजन ज्यादा रहता होगा, उतना सारी कॉलोनी बसाना पड़ती है शरीर के अंदर, जब शरीर की क्रियाएं व्यवस्थित ढंग से चलती है। अब वो जो एक्स्ट्रा मांस बढ़ता है, एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ती है, वो दूसरे अंगों को दबाती है, तो उनकी स्वाभाविक क्रियाएं बंद हो जाती है। जितनी भी ग्रंथियां हैं वो थैली के रूप में ज्यादा है हमारी, तो थैली को जब फूलना है, जैसे भोजन किया तो आमाशय फैलेगा। अगर आपके आसपास वजन ज्यादा है तो आमाशय फैलेगा। पेशाब की ग्रंथि को, पेशाब की थैली को दबाएंगे जब वो ज्यादा वजन, तो पेशाब बार बार आएगी। तो इसलिए मोटापा बहुत खतरनाक है। वजन को नियंत्रित रखें और अधिकांश बीमारियों की खान है, ब्लड प्रेशर, हार्ट, कैंसर सबका प्रमुख कारण है। मोटापे को नियंत्रण में रखें, वजन को नियंत्रण में रखें, अपने खान पीन को और व्यायाम। हमारे बीच में ओम प्रकाश जी काकानी है, आप अपने अनुभव साझा करें, उसके बाद आप सभी हमारे आज के वक्ता से क्वेश्चन आंसर के लिए सादर आमंत्रित हैं। एक स्टैंड लगा और दूसरे की भी तैयारी थी, बाकी उस समय फेफड़े में इन्फेक्शन के कारण नहीं डलवा पाया। उसके बाद अपनी जब लगा तो 2 बार यात्रा पे भी जा चुके हैं, मालूम तो भाई बुलाया घर पे कि अभी इनके मार्गदर्शन में चल रहा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाहर किताबें रखी है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो ही लेके जाए।
घर ले जाकर रखने के लिए नहीं ले जाए, और स्वयं अगर ले भी गए और नहीं पढ़ पाए हैं, किसी को दे दें पढ़ने के लिए। इसमें आज की चिकित्सा के बारे में मैंने लिखा है, क्लियरिफिकेशन किया सारा, कि जल जाने पे पानी से चिकित्सा कैसे करना, वो सभी लोग आवश्यक रूप से पढ़ें। भगवान नहीं करे कि आपको कभी काम पड़े, लेकिन पड़ेगा तो बहुत आसानी से क्योर हो जाएगा अगर आपका पढ़ा हुआ है तो। और बाकी जनरल सिद्धांत लिखे हैं और मेरे नंबर है, कोई भी व्यक्ति में कॉल करना चाहता है मेरे को अभियान कभी भी कॉल कर सकता है, नहीं तो मेरा वर्किंग टाइम पे 8 से 9 में समय मिलता है। हमारे आज के टॉक शो के गेस्ट डॉक्टर प्रेम न्याती हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगी कि एक इस टॉक शो का एक छोटा सा कंक्लूजन और उनके कुछ अनुभव वो हमारे बीच में साझा करें। जय श्री कृष्ण, जय गणेश। आहार और विहार की जो आसान शब्दों में व्याख्या सतीश भैया ने की है, तो हम लोगों को स्पष्ट हो ही चुकी है। अब जहाँ तक चिकित्सा शास्त्र की बात करें, जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में शुरू से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है आहार और विहार को कैसे नियंत्रण किया जाए। हर डॉक्टर समझता है, लेकिन समझते हुए भी हम लोग अनजान बन जाते हैं। जैसे बता रहे 40% को ब्लड प्रेशर है, शक्कर है वगैरह, कंट्रोल नहीं कर पाते, और इतनी फुर्सत भी नहीं रहती उन्हें कि मरीज को समझाए। आप जानते हैं आपके पीछे लाइन लगी हुई है, अब वो आपको आहार समझाएगा, विहार समझाएगा। उसका अच्छा आसान रास्ता था कि दवा लिख दी, 4 ये ले लेना दवा। ये तो इन्होंने जो जितने आसान तरीके से समझाया ना, इतनी फुर्सत मुश्किल रहती है डॉक्टरों को। और दूसरा जो है चिकित्सा आहार की जो बात है, चिकित्सा शास्त्र का बेसिक प्रिंसिपल अगर माने तो क्या है कि हर जहर दवा है यदि वो प्रॉपर तरीके से लिया जाए, क्योंकि हर दवा जहर से बनती है, और हर दवा जहर है यदि वो समुचित तरीके से नहीं ली जाए। तो वैसे ही आहार, हमें सब चीज़ों की जरूरत है शरीर को, लेकिन उतना ही जितना हम पचा सकें, यही समझा। नमक हो, शक्कर हो, सब हो, तो जितना पचा सके उस पचाने के लिए क्या जरूरी, घूमना फिरना, दूसरे व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह सब, और मन प्रसन्न रहा तो सब कुछ प्रसन्नता रहे। बाकी सब आपको अच्छी तरह से समझा ही दिया गया। धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर आप माइक देंगे। इनको क्वेश्चन पूछना हो बैठे, बाकी लोग बाहर जो ब्रेकफास्ट रखा वो ले सकते हैं। सतीश भैया, एक प्रश्न मेरा है कि आपने नमक को लेकर के तो काफी कुछ अच्छे से विस्तार से समझाया, लेकिन लाल मिर्च कितनी मात्रा में हम लोगों को सेवन करना चाहिए, इस पे आप ये जो है कैप्सिकम बोलते हैं इसको, मिर्ची को, जो भी है हमारे शरीर में जो भी प्रदाह उत्पन्न करे, जलन उत्पन्न करे, वो हमारा भोजन नहीं हो सकता। आप देखें यूरोपियन कंट्रीज में बहुत कम मिर्ची खाते हैं या खाते ही नहीं है, लेकिन हमने उतनी जलन को हमारा ब्रेन बना लिया कि हमको उसके बगैर भोजन कहीं नहीं हो सकता। जैसे मैं 1980 के लगभग से बगैर मिर्ची खाता हूँ, प्रदाह उत्पन्न करेगी तो वो, या मथुरा के पंडितों से पूछो तो वो कहते हैं मीठा कितना भी खिला दो कि मिर्ची सुबह लेटरिन के टाइम पे तकलीफ देगी। तो प्रदाह उत्पन्न करती है, ये हमारे शरीर को कोई भी लाभ नहीं करती है, लेकिन ये प्रदाह की वजह से भोजन को जल्दी जल्दी जब खिसकाता है शरीर, कई लोग उसको फायदा समझ लेते हैं और मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, इससे मोशन साफ हो, जबकि मोशन हमेशा फाइबर से साफ होता है। रेशा जो है सब्जियों में, फलों में, जामफल के बीज हैं, ये चीज़ें भोजन को खिसकाती जाती है, क्योंकि ये हाथों से चिपकती हैं।
मिर्ची हमारा भोजन नहीं है। एक कैंसर में ट्यूमर के पेशेंट हमारे गाजू भैया लालावत आए हैं क्या? हाँ तो आओ आगे आप। देखिए कैंसर में ट्यूमर जो हो जाते हैं वो फिर रिपीट होते हैं क्योंकि अपन उसके कैंसर के कारण दूर नहीं करते हैं। जब कारण दूर कर लेता आदमी तो रिपीट होने की संभावना खत्म हो जाती है, और अगर हो गया है तो ठीक भी हो सकता है। ये राजू भैया आपको बताएं। रवि को जय श्री कृष्णा। मेरे ट्यूमर के 3 बार ऑपरेशन हो चुके हैं। जब से मेरे को मंत्री जी ने बताया, जब वो डाइट मैंने चालू करी उसके बाद मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई है हमारी। तो वहाँ पे डेवलपिंग में था, वो रिवर्स होके नॉर्मल आ गया। और कोई प्रश्न? परंतु इसके अलावा शीघ्र कंट्रोल करने के लिए और कोई ऐसी पदार्थ है जो हम सेवन कर सकते हैं, वो हमें जानकारी दीजिए। मुझे मालूम है कि लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। मेरी बाइपास सर्जरी 2001 में हुई थी। मेरी बाइपास सर्जरी